डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम आफ्टर गॉड में आपका स्वागत है। अमूमन स्वस्थ रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी होती है, लेकिन जब हम चोटिल हो जाते हैं, हमारी हड्डी ब्रेक हो जाती है या कोई और समस्या हो जाती है, तो फिजियोथेरेपी एक शब्द आता है। इसका अपना एक अलग महत्व है। एक शब्द है पैरामेडिकल साइंस, इसका भी अपना एक अलग महत्व है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रेशमा खुराना मौजूद हैं, जो प्रिंसिपल हैं इंडेक्स फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल साइंस विभाग की। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू। आप हैं हमारे बीच में, तो हम जानना चाहेंगे, जो दर्शक इस वक्त हमारे देख रहे हैं जी, हम चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी का महत्व उन्हें समझ में आ जाए। ये फिजियोथेरेपी शब्द से क्या अर्थ निकलता है? ओके, मैं अगर शुरू करूं, एक बहुत मेरी फेवरेट एक लाइन है जी, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, पेशेंट्स को भी। फिजिशियन एड्स लाइफ टू योर ईयर्स और एक फिजियोथेरेपिस्ट एड्स लाइफ टू दोज ईयर्स, राइट? क्या बात, अच्छी बात कही। जो लंबी उम्र हो सकती है, पर उस उम्र में जो अच्छे पल है जो आप जी सकते हैं, वो उसमें फिजियोथेरेपी आपकी मदद करती है जी। और अगर हम एक ब्रॉड उसमें देखें, तो फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस और मशीनों के द्वारा एक थेरेपी है जो आपको सुचारू रखने के लिए, जो आपको रिहैबिलिटेट करने के लिए दी जाती है। और दिस इज अमूमन जब हमको चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तब फिजियोथेरेपी का शब्द जो है वो अस्तित्व में आता है। लेकिन क्या उसके पहले भी कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन तो क्या उसके पहले भी फिजियोथेरेपी का कोई रोल है? सर, इसका मैं पहला एक जवाब ये दूंगी कि डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक्स की परछाई है फिजियोथेरेपी। बिल्कुल सही है ना, वी कैन नॉट डिनाई दैट। बिल्कुल। अगर आपकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में कोई समस्या है, कोई स्प्रेन है, कोई स्ट्रेन है, तो वहां पे आपके लिए कसरत मैंडेटरी है ना। लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो, चाहे वो पीडियाट्रिक हो, चाहे वो ऑब्स गायनी की हो, या कार्डियक हो, या स्पोर्ट्स से संबंधित हो, इन सभी में फिजियोथेरेपी का एक अहम रोल है। अच्छा। और मैं कहूंगी फिजियोथेरेपी एक होलिस्टिक अप्रोच है, जहां पे हम एक पेशेंट को प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव तीनों एस्पेक्ट में डील करते हैं। हम अगर बीमारी से बचना चाहते हैं तो भी हमें कसरत करनी चाहिए जी, बिल्कुल। अगर कोई बीमारी हमें हो गई है, वो ज्यादा ना बढ़े, उसका इलाज हो जाए, तो हमें फिजियोथेरेपी की मदद लेनी चाहिए जी। और हम अगर हमारी हेल्थ को ताउम्र अच्छा रखना चाहते हैं तो भी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो वी हैव आवर रोल इन बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। अभी आपसे बातचीत करते हुए मन में प्रश्न आया कि जो हम भारतीय परंपरा में बच्चों को मालिश की जाती है जब बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या वो एक पार्ट है फिजियोथेरेपी का? एग्जैक्टली सर, मालिश इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, बट यस, टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन और मसल्स का लचीलापन मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं वो चीज जरूरी है। और अभी हमने सर योगा, मतलब कोविड में जो हमने देखा है, कोविड हमने दो जो बड़ी वेव्स देखी है, दोनों में फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल था, योगा का बहुत अहम रोल था, है ना। जितने भी पोस्ट कोविड पेशेंट्स रहे हैं कोविड के कारण, काफी लंबे समय तक लोगों ने मसल एक, बॉडी पेन, थकावट, नींद ना आना, ये सारी चीजों के पेशेंट्स अभी तक आ रहे हैं। तो इन सब में भी फिजियोथेरेपी का बहुत कंट्रोल है। हम योग, जैसे आपने शब्द यूज किया, योग प्राणायाम जी, क्योंकि पहले तो फिजियोथेरेपी का अस्तित्व था नहीं, अगर हम बहुत साल पहले बात करें। तो क्या योग प्राणायाम और दोनों का कोई रिलेशन है? हाँ जी, योग जो आसन है हमारे हिंदू इसमें हमारे
कल्चर में जी तो ये इसी से फिजियोथेरेपी की भी कुछ एक्सरसाइजेस है जो प्रेरित है। जी 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 बिल्कुल अच्छी बात की। सो जैसे वज्रासन हो गया आपका, या भुजंगासन हो गया जो आप कमर दर्द के लिए करते हैं, जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, ये सब वही चीजें हैं। फिजियोथेरेपी में हाँ वहीं से आया है सर, आया तो सब वहीं से है और अब और डेवलप हो गया है। अब ये सब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो गई है। जी हाँ बिल्कुल है ना। अब ये चीज एडवांसमेंट क्या है फिजियोथेरेपी, अगर हम बात करें कि आज से 10 साल पहले फिजियोथेरेपी थी, आज फिजियोथेरेपी है, तो क्या अंतर है उसमें, क्या एडवांसमेंट हो गया है, क्या नई तकनीक आ गई? जी समय के साथ सर हर इसमें बदलाव हुआ है, बीमारियों में भी बदलाव हुआ है जी हाँ और इलाज में भी बदलाव हुआ है और फिजियोथेरेपी टेक्निक्स में भी बदलाव हुआ है और इसके लिए बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं, रिसर्चेस होते हैं, कई सारे जर्नल्स में पेपर पब्लिकेशंस रहते हैं जी। और अगर मैं एक आम व्यक्ति के लिए बताना चाहूँ तो जैसे दर्द होता है ना, पेन फ्री रहने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन इफ वी कम टू फिजियोथेरेपी, सपोज कमर दर्द है तो इसमें पहले होता था सर हॉट फॉर्मेंटेशंस होते थे, शॉर्ट वेव डायथर्मी होती थी, अब लेजर आ गया है। अच्छा। अब कपिंग थेरेपी आ गई है, फिजियोथेरेपी में लेजर का उपयोग है और बहुत अच्छे और ड्रास्टिक रिजल्ट्स उससे देखने को मिलते हैं। बहुत जल्दी पेन कंट्रोल हो जाता है। मतलब मैं क्योंकि फिजियोथेरेपी का मतलब ये कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मेहनत करनी है फिजिकली, लेकिन लेजर तो मुझे लगता है बिना मेहनत के भी काम हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। आप इंडेक्स में लंबे समय से हैं यहाँ पर, एज ए प्रिंसिपल आप काम कर रही हैं, तो हम आपके रोल पर जानना चाहेंगे कि आप बच्चों और टीचर्स के साथ में आप कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं और आपका लाभ कैसे मिल पाता है उनको? स्टूडेंट्स मेरी लाइफ है, राइट। सो आई हैव बीन इनटू दिस प्रोफेशन ऑलमोस्ट, मेरे को 17 साल हो गए टीचिंग, पोस्ट पीजी टीचिंग करते हुए और the students keep me lively, right? Yes, they give me energy और इनके सर हमारा 4.5 साल का कोर्स होता है। अच्छा। तो इसमें 4 वर्ष में हम मेडिकल के सारे सब्जेक्ट्स प्लस फिजियोथेरेपी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबका अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। और मेरा बेसिकली यही एम रहता है, एक विजन यही है मेरा कि मैं इस पूरी पद्धति को फैसिलिटेट करूं ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे इंडेक्स से निकल रहे हैं वो सबसे नवीनतम जो प्रणाली है उसको सीख सके, उसको जान सके। मैक्सिमम हम उनको एक्सपोजर देते हैं और हर तरह के फील्ड में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, कैंप्स किए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके और इसको अप्लाई करे। और इसके लिए मैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज करूंगी सर, हमारे चेयरमैन सर का धन्यवाद करने के लिए, श्री सुरेश सिंह भदौरिया जी, जो स्टूडेंट्स को सर कोई भी फैसिलिटी देने में कभी मना नहीं करते। आज वर्ल्ड क्लास लेवल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, फॉरेन भेजने के लिए उन सब चीजों पे भी हमारा काम हो रहा है। अच्छा। और बहुत जल्द हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को हम बाहर भेजेंगे। क्या बात। एज ए टीचर आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट इस वक्त देख रहे हैं, जो बच्चे लोग देख रहे हैं इस वक्त यंग, कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या 12th के बाद में डिग्री डिप्लोमा होता है? एमपी में सर ओवरऑल ये प्रोसेस बहुत सरल है जी। मध्य प्रदेश में आपको 12th में मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट होती है जी। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, किसी भी ब्रांच में होना चाहिए। ठीक है। और डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं। अच्छा। एमपी में सीधे होते हैं। अरे वाह। ये डिग्रीज के लिए या डिप्लोमास के लिए? डिग्री के लिए। अगर मैं फिजियोथेरेपी की बात करूं, और जो बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जैसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं 2 साल के हैं, और भी डिग्री है, बैचलर इन लैब टेक्नीशियन होता है, इन सब कोर्सेज में भी डायरेक्ट एडमिशन है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है। अच्छा। ये डिपेंड करता है। अच्छा। और एक खासियत ये है इन कोर्सेज की जी, कि इसमें 100% जॉब गारंटी होती है। अच्छा। और मतलब आज भी रिक्वायरमेंट्स हैं? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है सर जी। और हेल्थ सेक्टर में जब काम होता है वहां पे पैरामेडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर एक डॉक्टर को सर्जरी करनी है जी, तो वहां पे उसको ऑपरेशन थिएटर पूरा ऑपरेशन ओटी टेक्नीशियन जो होता है वो अरेंज करता है, उसके सारे टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो पूरा ओटी टेक्नीशियन का काम होता है। डायलिसिस होना है, किसी पेशेंट की किडनी खराब हो गई है, वो एक डायलिसिस टेक्नीशियन करता है जी जी।
तो इस तरह से हर विभाग में टेक्नीशियंस होते हैं जी हाँ, जो एक मरीज के इलाज को सुचारू बनाने में जी मदद करते जी। हैं। एक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, हाँ जी। तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ठीक है, हमने कोर्स कर लिया, आप सीख गए, लेकिन उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सके और पेशेंट के लिए वो आइडियल बन सके? सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपके अंदर संयम होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम जिस तरीके के पेशेंट्स को डील करते हैं वो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं, राइट? और हमारे पास ऐसा जादू वाला कोई काम नहीं होता है कि पेशेंट आया, 2 गोली लिया और कल ठीक हो गया, राइट? तो आपको पेशेंट को ये समझाना कि इस चीज में कितना समय लगेगा और उस पूरी जो साइकिल है उसके ट्रीटमेंट में, उसमें वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं, राइट? सो ये कन्विंस करना जी, और उनसे वो मेहनत करवा लेना, नो पेन नो गेन, बिल्कुल, है ना? तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल कई बार जो हमारी जनरेशन, ये सब 5G जनरेशन है, राइट? तो इनको हर चीज फास्ट चाहिए होती है, डाउनलोड फटाफट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी में टाइम लगता है, समय लगता है, और एक बारी जब रिलीफ होता है पेशेंट को तो वो कंसिस्टेंट होता है। सो दिस इज व्हाट आई एडवाइज माय स्टूडेंट्स आल्सो कि एथिकल प्रैक्टिस करें और पेशेंट को पूरा ईमानदारी से आप ट्रीट करें, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है। मतलब जितना अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा, पेशेंट उतना जल्दी कवर अप करेगा और लंबे समय तक कवर अप रहेगा। यस, करेक्ट। बिकॉज इट इज नॉट ओनली एक्सरसाइजेस जो हमें करानी होती है, हमें उसको मोटिवेट भी करना होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए पर आप कोई पैरालिसिस का पेशेंट है जिसका हाथ ही नहीं उठ रहा है, कल तक हाथ उठता था, आज हाथ उठना बंद हो गया, तो उसको ये चीज बताना कि ये हाथ उठेगा, इसको कितना समय लगेगा, इसके लिए आपको क्या मूवमेंट करनी है, यू नो, उनको कन्विंस करना, इसमें समय। आपने अच्छा पैरालिसिस की बात आपने कही, हम सुनते हैं कई बार कि लोग पैरालिसिस जब हो जाता है तो उसके बाद में बहुत जल्दी, कुछ लोग बहुत जल्दी कवर अप कर लेते हैं और मिरेकली मतलब वो बहुत तेजी से ठीक भी कर लेते हैं। तो क्या इसमें पेशेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट का रोल भी होता है? सर, सबसे पहले तो लीजन पे डिपेंड करता है जी, कि ब्रेन में लीजन कहाँ है और कितनी सिवियरिटी या कितनी गंभीरता है उसकी, वो एक न्यूरो मेडिसिन का अलग पार्ट है, हम उसको डिस्कस नहीं करते। पर जब हम रिहैब की बात करते हैं तो हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हमारा जो प्रिंसिपल होता है एक न्यूरोलॉजिक या पैरालिटिक पेशेंट में ट्रीट करने का, वो ये है कि जैसे हम आगरा बॉम्बे एबी रोड है हमारा, ठीक है, हमारे एबी रोड पे जैम लग गया है, हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट निकालते हैं, हम उस गली से जाते हैं और इधर से आते हैं। तो ये हमारा रोज का हैबिट हो जाता है, क्योंकि 7 बजे रोज जैम लगेगा, तो हमारे एक ऑल्टरनेटिव पाथवे बनाया है हमने, हम रिंग रोड से आ जाते हैं, हम मनोरमागंज से आ जाते हैं। सिमिलरली हम हमारे ब्रेन को भी वही सिखाते हैं, जो नसें जैम हो गई है, जो नसें ब्लॉक हो गई है, जो काम नहीं कर रही है, तो हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव पाथवेज बनाते हैं। सो सपोज पेशेंट ये नहीं कर पा रहा है तो उसको हमें ट्रेन करना है, एक्शन यही रहेगी, लेकिन अब जो है अब उसका दूसरे पाथवे से वो उस चीज को अडेप्ट करेंगे और सीखेंगे। सो दिस टेक्स टाइम एंड इट इज नॉट ओनली अ थेरेपिस्ट वर्किंग, इट इज द पेशेंट एंड हिज फैमिली। यू नो, फैमिली मेंबर्स दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब तीनों का टीम अप होता है, प्लस दी डॉक्टर ऑफ कोर्स, तब वो रिकवरी होती है। और थोड़ा सा पेशेंट का विल पावर, वो सारी चीजों के बाद रिजल्ट आता है। आप कैसे मतलब इस फिजियोथेरेपिस्ट कैसे आप बनी? मतलब क्या चाहती, क्या आपने ही प्लान किया था कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको आगे बढ़ना है? कैसे शुरुआत हुई इसकी? सच मैं बताऊं आपको तो मैं 97 बैच की हूँ और तब इंदौर में उसी साल शुरू हुआ था फिजियोथेरेपी। और मैं एक्चुअली एमबीबीएस के लिए ट्राई किया था, तब पीएमटी हुआ करती थी और मेरा हुआ नहीं था। सो महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस का चलन उधर ही था एंड समहाउ आई वाज गोइंग टू धुले में बहुत कॉलेजेस थे। देन यहाँ ओपन हुआ और डॉक्टर डीके तनेजा ने स्टार्ट किया था सबसे पहले। मेरे फादर को जानते थे और उन्होंने बोला
बिटिया को फिजियोथेरेपी में डाल दो। जी। सो दिस इज हाउ आई केम। इनिशियली आई वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि चॉइस का नहीं था। निश्चित होता है ना, हम खाना भी हमारी पसंद का ही खाते हैं, तो ये तो प्रोफेशन था। बिल्कुल। बट इवेंचुअली जब मैं इस फील्ड में आई, जब मैंने काम किया, जब पेशेंट देखे और ये फील किया कि एक मरीज जब आपको थैंक यू बोल के जाता है या अगले दिन आके आपको बोलता है कि मैडम जो कल आपने ट्रीटमेंट किया था उससे मेरा पेन बहुत कम हो गया है, या मेरे 5 साल के दर्द को मैं आज कहता हूँ रुपए में आठाना बचा है, तब सर जो संतोष मिलता है वो किसी चीज में नहीं मिलता। सो आई हैव Now I am a physio, right? Physio is in my blood. निश्चित रूप से। और आप डॉक्टर होती तो हो सकता है कि दिन में 10 पेशेंट देख रही होती। हाँ जी। लेकिन इस वक्त एज ए प्रिंसिपल तो आप टीचर्स के साथ साथ हजारों बच्चों से आप इंटरेक्ट हो रही हैं। तो जो टीचर्स हैं वो कैसे बेनिफिट होते हैं आपसे? सो फैकल्टीज का ऐसा होता है कि कई फैकल्टीज जो स्टाफ हमारा होता है वो टीचिंग फर्स्ट टाइम करते हैं, या कई इस तरह की चीजें होती है, कई उनकी स्टूडेंट्स के साथ कई समस्याएं होती है, कई डिसिप्लिनरी वो रहते हैं। तो वहां पे जब उनको एक मास्टर कुछ उनको गाइड करना होता है, कुछ चीजें बतानी होती है, वहाँ हेल्प रहती है। प्लस जो कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, या पेशेंट्स को हम देखते हैं, वहां पे हेल्प रहती है। आप एक मतलब क्लिनिकली और टीचिंग के रूप में एकेडमिकली दोनों में किसको बेटर फील करती हैं, या दोनों में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर लिया है आपने? नहीं सर, ये ना सिक्के के दोनों पहलू है और दोनों जरूरी है। जैसा मैंने कहा, स्टूडेंट्स मेरी लाइफ है, बिल्कुल, राइट। एंड सिमिलरली जब मैं पेशेंट देखती हूँ तो वो मुझे एक अलग संतोष देता है। तो जैसे अभी कुछ वर्षों से मैं एंटीनेटल पोस्टनेटल देख रही हूँ। अच्छा। जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप एक्सरसाइजेस करते हैं। हाँ जी। या डिलीवरी के बाद जब आपको नॉर्मल शेप में आना है, पोस्टनेटल, वो देखते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात जिस वक्त महिलाएं देख रही हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं यही बोलूंगी कि हर जो नई माँ बनने वाली है, राइट, आप हमेशा चाहोगे कि मेरा बच्चा, जब आप टीवी देखते हो, मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर जैसा बने, विराट कोहली जैसा हो, फॉर दैट मैटर अनुष्का जैसी हो। एक्टिव, यू वांट एन एक्टिव बेबी, राइट। बट जब हमें मदर्स को बेबी एक्टिव चाहिए लेकिन खुद एक्सरसाइज नहीं करनी है, राइट। सो पूरे 9 months हमारा कंसंट्रेशन होता है पूजा पाठ और खान पान पे, बिल्कुल, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। और एक बात और है सर, हमारे यहाँ ना इंडियन इसमें एक्सरसाइज कब करते हैं लड़के, जब उनकी शादी होने वाली है तब वो जिमिंग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सिमिलरली लड़कियां भी वजन कम करेंगी, थोड़ा बॉडी शेपिंग करेंगी जब उनका शादी होने वाला है। आफ्टर दैट हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, या हम बीमार पड़े तो हमें कसरत करनी है, यू नो, बट हमें फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लैगिंग है, इसके लिए बहुत पुश लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि हमारी शायद भारतीय परंपरा में अमूमन ये होता है कि बच्चा होने के बाद महिलाएं शेप बिगड़ जाता है उनका। हाँ, ध्यान नहीं देती। इसका मतलब कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो वैसे भी रह सकती हैं स्लिम, लेकिन उनको पता नहीं है। हाँ, स्लिमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट सर, बट बीइंग हेल्दी इज इम्पोर्टेंट। एंड व्हाट हैपेंस, जब हम इनएक्टिव होते हैं या पोस्ट डिलीवरी स्टेट में होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत वल्नरेबल होती है बहुत सारी बीमारियों के लिए, क्योंकि हमारी फिटनेस लेवल कम हो जाता है। तो उस फिटनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए फिजियोथेरेपी इज वेरी हेल्पफुल। एंड आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स कि वो पेशेंट नहीं होते, तो आई ऑलवेज टेल देम, क्योंकि बच्चा होने के बाद ना हमारी पूरी लाइफ उसके इर्द गिर्द हो जाती है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, दोनों सिजेरियन रही हैं। अच्छा। और मेरे साथ भी उतना ही कॉम्प्लेक्स टाइम रहा है। घर भी देखना है आपको, जॉब भी करना है, बच्चे भी देखने हैं। मैं क्या करती थी वही मैं मेरी क्लाइंट्स को बताती हूँ। जब आप ब्रश कर रहे हो, आपके पास 5 मिनट है, आप वो 5 मिनट में पुशअप कर ले, आप स्क्वाटिंग कर ले, बिल्कुल, यू नो। सो बाय द टाइम आप जब तक रोटी बेल रहे हैं, आप कीगल एक्सरसाइजेस कर ले, ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। सो टाइम अलग से आप 1 घंटा आप महिलाएं नहीं निकाल सकती, बट यस, इन बिटवीन योर स्केड्यूल 5 मिनट्स, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल पे हैं, आप 5 मिनट में एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि जब बिफोर डिलीवरी जो है वो हर मदर को एक फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। और आजकल सर जितने भी गायनेक्स होते हैं दे ऑल रेफर वी हैव एंटीनेटल क्लिनिक्स, एंटीनेटल क्लासेस होती हैं जिसमें पूरा आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं, प्लस आपको हर ट्राइमेस्टर में, हर 3-3 महीने में क्या कसरत करनी चाहिए वो बताया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में अभी आ गया जी। एक पहले ये होता था कि डिलीवरीज नॉर्मल होती थी, जो कि आपने भी बताया, लेकिन इन दिनों सिजेरियन का रोल मतलब फैशन चल गया है, तो हम अमूमन भाषा में उपयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब ये डॉक्टर्स फोर्स करते हैं कि आप सिजेरियन करें, या क्या कारण है कि नहीं सर, ये चीज तो नहीं बोलूंगी मैं, ऐसा नहीं होता है। हर डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से करता है, और जब वो सिजेरियन बताते हैं तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाता है। तो हम यही सुनते हैं कि सिजेरियन हो गया। उसका सर एक कारण है आजकल का लाइफस्टाइल, है ना। जैसे इनिशियली हमारे घर में हम सब ने देखा है, हमारी नानी दादी 5-5, 6-6 बच्चे हुए हैं सबके, और सब नॉर्मल हुए हैं, और घर का सब काम करती थी, और आज तक सब बढ़िया चल रहा है। अब क्या होता है, हमारे पास हेल्पर्स ज्यादा रहते हैं, है ना, हमारा खान पान भी उतना नहीं है, प्लस हम उतना एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजों का एक कंबाइंड इफेक्ट है। क्या ये बढ़ता जाएगा? क्या कैसे इसको खत्म किया जाए? So the generation needs to understand that 5G only works in mobile. It is only for internet, not for your life. Hard work तो करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इस फिजियोथेरेपी में भी कोई एक्सपर्टीज होती है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं? हाँ जी, फिजियोथेरेपी जैसा मैंने कहा एक बहुत ही अच्छी विधा है, एक स्किल्ड प्रोफेशन है, और ये 4.5 साल का कोर्स है। 4 साल हम पढ़ते हैं, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इसके बाद इसमें मास्टर्स होता है, MPT, जो ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच होती है उसमें होता है, न्यूरोलॉजी में होता है, कार्डियो थोरेसिक एंड रेस्पिरेटरी कंडीशंस में होता है, आपका ऑब्स गाइनी में होता है, पीडियाट्रिक्स में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, और अगर हम विदेश की बात करें तो वहाँ काइनेसियोलॉजी है, और ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें मास्टर्स होता है। तो अंतिम सवाल है, खूब सारे महत्वपूर्ण सवाल भी आपने आपसे किए और आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिए। अंतिम सवाल ये है कि आप का क्या गोल है लाइफ का, जो कि एज ए प्रिंसिपल जो है अभी कैसी जगह पर है? मुझे लगता है कि सारे गोल पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि कोई जिंदगी का भी कोई गोल है जिसको आप पूरा करना चाहती? सर मैं ज्यादा कुछ नहीं, पर मैं ये जरूर सोचती हूँ कि जितने स्टूडेंट्स मेरे थ्रू निकलते हैं, यू नो, मैं उनको एक एथिकल प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट कर सकूं, और अच्छा सक्सेसफुल वो करियर बनाए, उसके लिए उनको तैयार कर सकूं। तो एक टीचर के पास सर बस यही रहता है, यू नो, हम बहुत ज्यादा कमाते नहीं हैं, बट जो बच्चे आगे तक हमसे जुड़े रहते हैं, जो मेरे से पहले भी पढ़े वो आज तक जुड़े हुए हैं, और जब वो पलट के याद करते हैं या रिगार्ड्स देते हैं, वही हमारी जीत होती है। जीवन की ये सार्थकता है कि आप उस जगह पर पहुंच गई है कि अब आप अपना नहीं बल्कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो जिंदगी में सफल हो, गोल प्राप्त करें। डॉक्टर रेशमा खुराना, आपने हमसे बातचीत की, और विश्वास कीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण ये इंटरव्यू हो गया है और लोगों के लिए बहुत भी काम आने वाला है। थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो डॉक्टर खुराना से बातचीत हुई, और फिजियोथेरेपी पर बातचीत हुई, पैरामेडिकल पर बातचीत हुई, और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत है कि हर व्यक्ति के लिए और हर महिला के लिए भी जरूरी है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को आपको देखना चाहिए, इस इंटरव्यू को, और ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि अपने जो नियर वन है, जो डियर वन है, उन्हें आप फॉरवर्ड कीजिए और बताइए कि इस इंटरव्यू को देखें और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।